Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing certain MCQs on ancient Indian history and along with art and culture. Let us do fourth session today. कुछ questions हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और questions करते हैं. Most of the questions are from NCERT books, whether it is Ancient India by R.S. Sharma or Introduction to Indian Art class 11th NCERT or Theme 1 class 12th NCERT. So question, which of the following was the most widely exported metal from India during the course of ancient Indian history? कौन सा मेटल था जो भारत से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के पीरियड में? Was it gold, copper, bronze or it was iron and steel? बताइए. Which was the most widely exported metal? These types of questions are usually asked. छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से हम मिस कर देते हैं, but these are asked. So it was iron steel which was most widely exported metal from India. India was, you can say, best in manufacturing and production of iron steel in the ancient world. बहुत ज़्यादा इंडिया की स्टील का बाहर एक्सपोर्ट हुआ करता था, बहुत अच्छी स्टील मानी जाती थी. The Indians were great experts in the art of making steel craft. It was first developed in India. The Indian steel was exported to many countries of the world since very early times and came to be called woos in later times. इसे woos भी कहा गया. No other country in the world could manufacture such steel swords as were made in India. They were in great demand in the entire region from Asia to Eastern Europe. NCERT, page number 242, R.S. Sharma. So India was, you can say, expert in manufacturing of steel and exporting to the rest of the world. In the context of cultural history of India, consider the following pairs. वेदांग ज्योतिष, बात हो रही है कुछ किताबों की और उनके सब्जेक्ट मैटर की. वेदांग ज्योतिष, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, बृहत संहिता, ये बुक्स हैं और ये उनके सब्जेक्ट मैटर हैं, विषय वस्तु है. इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताने हैं. वेदांग ज्योतिष, सब्जेक्ट मैटर इज एस्ट्रोलॉजी. ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, सब्जेक्ट मैटर इज मैथमेटिक्स. बृहत संहिता, सब्जेक्ट इट इज एन एनसाइक्लोपीडिया. तो कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? सो वेदांग ज्योतिष इज वन ऑफ द 6 वेदांग लिम्स ऑफ वेद. 6 वेदांग हैं. वेदों को समझने की जो किताबें पोस्ट वैदिक पीरियड में लिखी गई थी उनमें से एक वेदांग ज्योतिष है. शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एंड ज्योतिष. सो व्हेन वी टॉक ऑफ वेदांग ज्योतिष, इट डज नॉट मीन एस्ट्रोलॉजी, इट मीन्स एस्ट्रोनॉमी. इट वॉज नॉट एस्ट्रोलॉजी. इस समय तक एस्ट्रोलॉजी का रिकग्निशन इंडियन सिस्टम, इंडियन कल्चरल पैटर्न में नहीं हुआ करता था. जब हम वेदांग ज्योतिष की बात करते हैं तो इट वॉज एस्ट्रोनॉमी, नॉट एस्ट्रोलॉजी. हेंस दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की किताब है जो यू कैन से लेट 7th सेंचुरी में करीब हुआ करते थे. एंड ही रोट अ बुक ऑन, यू कैन से इट इज़ रिलेटेड टू, मेजर तौर पे इट इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. सो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आइडिया कैसे निकालते हैं, मैनी मोर थिंग्स रिलेटेड टू दोज सब्जेक्ट मैटर इज पार्ट ऑफ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत. बृहत संहिता वराह मिहिर की किताब, एनसाइक्लोपीडिक वर्क है. इट टॉक्स अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स, कई मुद्दों पे बात करती है. तो सेकंड थर्ड आर करेक्टली मैच्ड. सी इज द आंसर. वेदांग ज्योतिष इज अबाउट एस्ट्रोनॉमी एंड इज अ पार्ट ऑफ 6 वेदांगास. Which of the following items was not introduced by the Central Asians in India? है ना, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे सेंट्रल एशियंस इंडिया में आए, कुछ यूरोपियंस आए, इंडो ग्रीक्स आए, शाकाज आए, कुशानाज वगैरह आए. तो उनसे इंडियन कल्चर में सिंथेसिस भी हुई और कुछ नई नई चीज़ें डेवलप हुई. तो हम पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा उनके कॉन्टेक्ट से डेवलप नहीं हुआ था, उनके आने से भारत में नहीं शुरू हुआ था. बूट्स, helmet, long coats of meat. Basically we are asking this question in the context of the system of warfare. के सिस्टम में इनमें से कौन सा था जो सेंट्रल एशियंस ने भारत में इंट्रोड्यूस नहीं किया था? सो दे इंट्रोड्यूस बूट्स, लॉन्ग बूट्स जो होते हैं जूते, वो दे इंट्रोड्यूस्ड.
हेलमेट्स जो पहनी जाती हैं वो भी वॉरफेयर में इंट्रोडक्शन इन्हीं लोगों का भारत में हुआ करता था। लॉन्ग कोट्स भी कुषाणों ने इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन कोट्स ऑफ मेल ऋग्वैदिक पीरियड में भी हुआ करते थे। कोट्स ऑफ मेल ऋग्वैदिक पीरियड में भी हुआ करते हैं, तो दे वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय these Central Asians, but they were already part of Indian system of warfare. So D is the answer. The Shakas and Kushanas introduced turban, tunic, trousers and heavy long coat. Even now the Afghans and Punjabis wear turbans and sherwani is a successor of long coat. The Central Asians also brought in cap, helmet and boots which were used by warriors. NCERT R.S. Sharma class 11. So they introduced all these things, but coats of males वो ऑलरेडी ऋग्वैदिक पीरियड में हमको मिल जाती हैं, जो वॉरफेयर का एक पार्ट होती थी। कंसिडर द फॉलोइंग मोड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो इकोनॉमिक एक्सचेंज के टोकन होते हैं उनके बारे में बात हो रही है और उनको एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कौन सा सबसे पहले शुरू हुआ, तो वो सिक्के जिस पे लॉर्ड शिव और बुल नंदी को दिखाया गया है, वो सिक्के जिस पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, या वो सिक्के जो डायनेस्टिक कॉइन्स हुआ करते हैं राजाओं के चित्रों के साथ हैं, या पंचमार्ट कॉइन्स आहत सिक्के सबसे पहले से सबसे आखिर तक बताना है। सो ऑब्वियसली सबसे पहले सिक्के चल रहे जो भारत में वो कहलाते थे आहत सिक्के, पंचमार्ट कॉइन्स। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड व्यापारियों ने अपना एक साधन निकाला था व्यापार करने के लिए, वो सिक्कों पे राजी हो गए थे। तो ये सिल्वर के जो सिक्के होते थे जो मॉडर्न पीरियड में भी चलते थे, इनको पण कहते थे। दीज वर द अर्लीस्ट कॉइन्स इन इंडिया। हमको वैदिक पीरियड में या हड़प्पन पीरियड में कॉइन्स नहीं मिलते हैं। अर्लीस्ट कॉइन्स यूज्ड इन इंडिया वर पंचमार्ट कॉइन्स कॉल्ड पण। तो फर्स्ट हो जाता है 4। फिर आते हैं द कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक्स सेकेंड नंबर पर। इंडो ग्रीक्स ने डायनेस्टिक कॉइन्स इस्तेमाल शुरू किए हैं जिनको प्रॉपर कॉइन्स कहते हैं। प्रॉपर कॉइन्स का मतलब होता है न्यूमिस्मेटिक्स में वो सिक्के जिससे सिक्कों के इशू करने वाले का पता लगाया जा सके, मतलब राजाओं के चित्रों के साथ हैं, तो ये हो जाता है डायनेस्टिक कॉइन्स। फिर विम कैटफिसिस के जो कॉइन्स हैं, कुषाणों के कॉइन्स हैं, उनमें लॉर्ड शिव को बुल नंदी के साथ दिखाया गया है, गोल्ड कॉइन्स हैं, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर ही हैज़ बीन शोन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा। तो ये क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले हो जाएगा 4, फिर 3, फिर 1 and 2, 4, 3, 1 and 2। बी इज द आंसर। लास्ट में समुद्रगुप्त के कॉइन्स हैं, विमा कैटफिस, कुशानास, इंडो ग्रीक्स एंड दिस थिंग। सो दीज वर सर्टेन कॉइन्स। द अर्लीस्ट कॉइन्स इन इंडिया आर दीज थिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड के बारे में कुछ फीचर्स हैं, इनमें से कौन से मॉडर्न पीरियड के फीचर्स नहीं होते थे। क्या उस समय स्टेट का रिलीजन हुआ करता था, या प्रेवलेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड एंड अर्बन पॉटरी, कोई बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी सोफिस्टिकेटेड फ्रेजाइल और डेलिकेट पॉटरी का इस्तेमाल होता था जो लग्जरी का सिंबल थी, या टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होता था मॉडर्न पीरियड में, या लार्ज स्केल यूज़ ऑफ आयरन होता था मॉडर्न पीरियड में। तो इनमें से कौन सा मॉडर्न पीरियड में हुआ करता था। देयर वॉज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। मैंने पिछले लेक्चर में आपको इसके बारे में बताया, बहुत फाइन पॉटरी हुआ करती थी, बहुत सेरेमिक पॉटरी होती है और चमकीली होती है, ब्लैक होती है, यूजुअली अर्बन सेंटर्स पे इस्तेमाल होती थी, महंगी होती थी, एक्सपेंसिव होती थी। तो जहाँ जहाँ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलेगा वहाँ पर आयरन का इस्तेमाल होता ही होता था। अर्बनिज्म, NBPW पॉटरी एंड आयरन, ये तीनों साथ ही मिलते थे, तो ये भी था। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बोला है कि राजा को बहुत सारे टैक्सेस लेने चाहिए। एक फुल ट्रेजरी इज द सिंबल ऑफ साउंड हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द एम्पायर। लेकिन अशोक का रिलीजन बुद्धिज्म होता था, लेकिन मॉडर्न स्टेट का रिलीजन बुद्धिज्म नहीं था। बुद्धिज्म अशोक का प्राइवेट रिलीजन था। अशोक तो कहता था सभी धर्मों के प्रति समान भाव लोगों को रखना चाहिए। Hence, first was not the characteristic feature of Mauryan system. Second, third, fourth was there. So it was first was not part of Mauryan system. In which of the following areas India had benefited significantly from the Central Asian contacts? Again, post modern period की बात हो रही है। इनमें से किस क्षेत्र में इंडिया का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इंडिया को मिलता है इन फॉरेनर्स के आने से,
पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात हो रही है। पॉटरी में, कैवलरी में, स्कल्पचर में, इंस्क्रिप्शन में सब कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस में मिलता है? कैवलरी। जो कैवलरी है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडियन सिस्टम में हुआ है बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ शाकाज एंड कुशानास, particularly कुशानास. So India was most, you can say, greatly benefited by the system of swift warfare in the form of cavalry by the advent of Kushanas. So this is the answer. India benefited a lot in the field of cavalry. They introduced horsemanship with saddle, toe, stirrups, boots, helmets, which facilitated swift movement. Again, R.S. Sharma, NCERT. और भी क्षेत्रों में इन्फ्लुएंस है, बट कैवलरी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ऋग्वैदिक पीरियड में हमको चैरियट और हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स मिलते थे, और यहाँ पर अब स्विफ्ट वॉरफेयर हो गई है। कुशानों ने घुड़सवारी का सिस्टम बहुत इम्प्रूव कर दिया था। हेंस कैवलरी। द केव क्लस्टर्स एट उदयगिरी खांडगिरी आर रिलेटेड टू। उदयगिरी खांडगिरी के जो केव क्लस्टर्स हैं वो किससे संबंधित हैं? जैनिज्म से, वैष्णविज्म से, बुद्धिज्म से या शैविज्म से? उदयगिरी खांडगिरी केव्स आर इन उड़ीसा, भुवनेश्वर के आसपास ये हुआ करते हैं, उड़ीसा में है। किंग खारवेल, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कलिंग का राजा हुआ है खारवेल, उसके समय ये बनती हैं, और दे आर रिलेटेड टू जैनिज्म। ही वॉज, यू कैन से, ही वॉज फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ जैनिज्म, खारवेल ऑफ कलिंग। तो उसने ये केव्स बनवाई हैं जो नेचुरल केव्स भी हैं, बट रॉक कट केव्स ज़्यादा हैं। ये नेचुरल वो होती हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, कुछ काट के बनाई जाती थी। तो मेरी दो पहाड़ियाँ हैं उन पे बनी हुई हैं। रानी गुम्फा केव बड़ी इंपॉर्टेंट केव है, और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी यहीं पर मिल जाता है। तो दिस इज जैनिज्म। कंस्ट्रक्टेड बाय किंग खारवेल इन 2nd century BC रिलेटेड टू जैनिज्म। रानी गुम्फा केव डबल स्टोरी केव्स हुआ करती हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी यहाँ होता है। किंग खारवेल के बारे में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धिस्ट आर्ट एट सांची। सांची जो मध्य प्रदेश में है उसमें बुद्धिस्ट आर्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्तूप बना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप बना है। द स्तूप सिंबलाइजेज द विजिट ऑफ बुद्धा अंडरटेकन ऑन द डिमांड ऑफ द किंग ऑफ उज्जैन। यहाँ बुद्ध का आगमन हुआ था, इस उपलक्ष्य में वहाँ पर बाद में एक स्तूप बनवाया गया, क्योंकि बुद्ध के यहाँ पदार्पण हुआ था, उनके पैर यहाँ पड़े थे। एक बात ये हो गई सांची की आर्ट के बारे में। द स्कल्पचर डिपिक्टिंग बुद्धा शोज हिम इन ग्रीक फीचर्स। यहाँ जो बुद्ध को दिखाया गया है, उनको पिक्चर के तौर पे, पोर्ट्रेट के तौर पे या मूर्ति के तौर पे दिखाया गया, तो उनको ग्रीक फीचर्स में दिखाया गया है। तीसरा, अशोकन पिलर एट सांची हैज़ कैपिटल विथ 4 लाइन्स। और जो सांची में अशोक का पिलर होता था उस पर भी 4 लाइन्स हुआ करते थे। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये तो आप स्ट्रेट अवे मना कर देंगे, क्योंकि मैं कई बार क्वेश्चंस में ये बात बता चुका हूँ कि बुद्धा कुड नेवर गो टू उज्जैन। ही वॉज एट मथुरा, ही वॉज इन्वाइटेड बाई प्रद्युत महासेन, बट ही कुड नॉट गो, एंड हिज डिसाइपल महाकात्यायन देन इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इन उज्जैन, यू कैन से। सो दिस इज नॉट करेक्ट। स्तूप वहाँ पर बना, बट नॉट बिकॉज बुद्धा कुड एवर गो टू उज्जैन। स्कल्पचर वहाँ पर बुद्धिज्म का बना है, बट सिंबल्स वगैरह बने हैं। वहाँ पर कोई बुद्ध की मूर्ति या पिक्चर जैसी कोई चीज़ स्कल्पचर ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया है। बुद्धा हैज बीन शोन इन सिंबल्स। तो दूसरा भी गलत है। लेकिन सांची पिलर में ही भी 4 लाइन्स हुआ करते थे। जैसे सारनाथ पिलर में 4 लाइन्स है, ऐसी सांची पिलर में भी 4 लाइन्स हुआ करते हैं। इसलिए 3rd करेक्ट है, 1st एंड 2nd करेक्ट नहीं है। तो 1st एंड 2nd आर नॉट करेक्ट। Which of the following is the earliest example of पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर? टेम्पल आर्किटेक्चर में एक स्टाइल होती है पंचायतन स्टाइल। इनमें से अर्लीस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल है? विष्णु टेम्पल तिगवा इन मध्य प्रदेश, और दशावतार टेम्पल एट देवगढ़ ललितपुर यूपी, और लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो, और शिव टेम्पल भूमरा सतना के पास, ये छतरपुर में है। इनमें कौन सा एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है ऑफ पंचायतन टेम्पल? पंचायतन का मतलब सेंट्रल डीटी इज सपोर्टेड बाय 4 मोर डीटीज। मतलब एक मेन डीटी है, उसके आसपास 4 छोटे छोटे सब डीटीज भी हुआ करते हैं। इसे पंचायतन स्टाइल कहते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो पंचायतन स्टाइल का टेम्पल है वो दशावतार टेम्पल है,
जो गुप्ता पीरियड के आसपास कभी बना था। ये अर्लीस्ट टेम्पल माना जाता है जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स दिखाई पड़ जाते हैं। गुप्तों के टेम्पल काफ़ी सिंपल टेम्पल हुआ करते थे। तो दशावतार टेम्पल वॉज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पंचायतन स्टाइल। The chief god Shiv or some other deity, for example, is installed in the main temple, around which 4 subsidiary shrines were also erected to house the other 4 deities. This is called Panchayatan style. The Shavtar temple constructed in the late Gupta period was earliest temple in Panchayatan style. Lakshman temple constructed in Khajuraho by Chandel king is also Panchayatan style. Chaturmukh Vishnu has been shown in this particular temple. So earliest Panchayatan style is this one, the Dashavtar temple. In the context of contribution of foreigners to Indian culture, consider the following pairs. Again post Maurya period. Strategos, Kshatrap, कीचक एंड डिनेरियस, ये 4 टर्म्स हैं। आपके एग्जाम में फ्रेजेस और टर्म्स के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, उसको मैंने कंबाइन कर दिया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है और ये टर्म्स हैं और ये इनके मीनिंग्स या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, तो इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं हैं ये आपको बताना है। स्ट्रेटेजोस ग्रीक कॉइन्स, क्षत्रप मिलिट्री यूनिट, कीचक रेवेन्यू यूनिट, डिनेरियस रोमन कॉइन्स, तो इनमें कौन से सही नहीं हैं। स्ट्रेटेजियोस मिलिट्री गवर्नर हुआ करते थे। इंडो ग्रीक्स गवर्नर्स को स्ट्रेटेजियोस कहते थे। जो इंडो ग्रीक डायनेस्टी के गवर्नर्स होते थे उन्हें स्ट्रेटेजियोस कहते थे, तो ये करेक्ट नहीं है। क्षत्रप शाखाओं का टाइटल हुआ करता था, जैसे रुद्रदमन वन को महाक्षत्रप कहते थे। इट वॉज ए टाइटल, इट वॉज नॉट ए मिलिट्री यूनिट, इट वॉज अ टाइटल क्षत्रप। तो सत्रप होता था मिलिट्री यूनिट, सत्रप हो सकता है, लेकिन क्षत्रप वॉज अ मिलिट्री टाइटल एंड रुद्रदमन वॉज महाक्षत्रप, मतलब ग्रेटर क्षत्रप। तो ये मिलिट्री यूनिट नहीं, मिलिट्री टाइटल है, ये भी गलत है। कीचक बैम्बू को कहते थे जो चाइना से आया था, कीचक का मतलब बैम्बू है, ये भी गलत है। जो दिनार है वो रोमन कॉइन्स हैं जिन्हें उसमें डिनेरियस कहते हैं, ये सही है। 4 इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर नॉट करेक्ट। डिनेरियस मतलब दिनार, ये रोमन कॉइन्स होते हैं, ये भी बाहर से आए। स्ट्रेटेजोस मिलिट्री गवर्नर इंडो ग्रीक्स, क्षत्रप मिलिट्री गवर्नर शाकास, कीचक बैम्बू चाइना से आया था, कीचक कहते थे, एंड डिनेरियस इज रोमन कॉइन्स। Which of the following inscriptions was the earliest description of irrigation work? इनमें सबसे पहले जो इरीगेशन वर्क का डिस्क्रिप्शन है वो कौन सा है? नासिक प्रशस्ति है, या अशोक का कोई इंस्क्रिप्शन है, या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है? सबसे पहले इरीगेशन वर्क की बात इन चारों में से किसने की है? इट वॉज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन वन। रुद्रदमन वन यहाँ पर मैंने कल भी बताया था कि ये बात करता है सुदर्शन लेक की। ही टॉक्स अबाउट सुदर्शन लेक। बाकी तीनों किसी इरिगेशन वर्क की बात नहीं करते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वॉज इशूड बाई रुद्रदमन वन, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत। नासिक प्रशस्ति बेसिकली शाखाओं से संबंधित है, वहाँ का एक गवर्नर है उषभदत्त, उसके बारे में भी है, लेकिन मेनली इट वॉज अबाउट गौतमी पुत्र शतकर्णी, जो वहाँ के शासक होते हैं उनके बारे में है। गौतमी पुत्र शतकर्णी के बारे में है। अशोक के इंस्क्रिप्शन यू नो, इलाहाबाद इज अबाउट समुद्रगुप्त, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज अबाउट समुद्रगुप्त। तो दिस इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन विच टॉक्स अबाउट व्हाट? सुदर्शन लेक। Consider the following pairs of ruling dynasties and titles used by their kings. Again, phrases based questions. Consider the following pairs of ruling dynasties and the titles used by their kings. Dear to gods, sons of gods, one who possesses valor of God. Dear to gods, sons of gods, one who possesses the valor of God. Dear of gods, this More, sons of God, Shak, one who possesses valor of God. तो इनमें से बताइए कौन सा सही है? बताइए। इट वॉज अशोक। अशोक यूज्ड टू कॉल देवनाम प्रियदसी। अशोक वॉज आई एम द डियर टू गॉड्स, देवनाम देवों का प्रिय, बिल्कुल सही है। सन्स ऑफ गॉड्स वॉज रिलेटेड टू कुशानाज, वो देवपुत्र कहते थे अपने आप को, तो ये नॉट शाकाज है, ये कुशानाज है। सेकेंड इज नॉट करेक्टली मैच्ड। वन हु पजेसेस वेलर ऑफ गॉड, दैट इज विक्रमादित्य,
जिसका वेलर, जिसका विक्रम आदित्य जैसा है, सूर्य जैसा है, गुप्तों ने, चंद्रगुप्त सेकंड कॉल्ड हिमसेल्फ एज विक्रमादित्य. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्टली मैच्ड. सी इज द आंसर. अशोक देवनाम पियदसी, वन हु इज डियर टू गॉड. कुशान देवपुत्र, सन्स ऑफ गॉड, वो अपने आप को देवपुत्र कहते थे. गुप्ता विक्रमादित्य, वन हु possesses the valor like sun god, hence this is this thing. So these are certain questions about ancient India, again NCERT based. Hope you are benefited by these questions. So चलिए, thanks a lot for attending this lecture. Thank you very much.